Hi everybody, I'm Katrina Kaif. Well, that you may know. But do you know the other side of me? Well, in my free time, sometimes I write and I paint. Are you surprised? Well, it's the same with Johnson. Most of you think we only make tiles. But wait a minute. We also make bathroom products, modular kitchens, engineered marble and quartz, and much, much more. I think it's time you got to know us better. H&R Johnson presents Johnson Tiles. With elegance, grace and beauty in every inch, these tiles are redefining lifestyles worldwide. Besides tiles, we also have an impressive range of engineered marble and quartz. Johnson Marble and Quartz. It's inspired by nature, but more advanced and durable than natural marble. Another stunning offering is Johnson Woodenza, a beautiful range of engineered and laminated wooden floors. जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। बताएंगे हम, दिखाएंगे हम, हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में। क्या आपको है कोई सेक्स समस्या और आप हो गए हैं निराश? घबराइए नहीं, तुरंत आए गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड सेक्स एंड हार्मोन सेंटर और बनाएं अपने जीवन को सुखद व खुशहाल। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड। भारत का पहला ऐसा क्लिनिक जहां होता है पुराने से पुरानी बीमारियों का गारंटीड इलाज, वो भी आयुर्वेदिक विधि से। मायूस रोगियों के लिए आशा की नई किरण। ISO 9001-2008 सर्टिफाइड क्लिनिक। संपर्क करें लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास, शकरपुर, नई दिल्ली। हेड ऑफिस रेलवे रोड निकट 5 नंबर थाना गोल चक्कर के पास, NIT फरीदाबाद। ब्रांच ऑफिस जीवन नगर, गौंची रोड, सेक्टर 55, फरीदाबाद। 24 hours helpline number 9289911911। ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर 1800-200-6062। देश विदेश में मौजूद व्यक्ति भी फोन पर सलाह लेकर आसानी से डाक द्वारा दवाई अपने पते पर मंगवा सकते हैं। गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, दाम्पत्य जीवन में लाए मस्ती की बहार। नमस्कार, मैं हूं पायल गुडियाल। स्वागत है आपका खबर हरियाणा में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। कैथल में एक गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर आग लगा दी। ये घटना रात के 2 बजे की है, जब घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे तो कुछ अज्ञात घर में घुस आए। लेट नाइट हम कैथल से आए थे कुछ काम वगैरह करके, करीब 10:30 के करीब। और आते ही हम मतलब खाना वगैरह खा के थोड़ा सा मतलब रेस्ट फील कर रहे थे। तो उसके बाद पता नहीं घर में कौन आया कौन नहीं आया, तो मतलब वो पराली वगैरह लगा के बाइक यहाँ पे हमने बरामदे में खड़ी कर दी थी। बरामदे में खड़ी करने के बाद बाइक तो मतलब अंदाजे से पता लगा कि 5-10 बंदे आए और मतलब बाइक को आग लगा दी नीचे से, पराली वह और जो कुछ वो अपना सामान साथ में लेके आ रहे थे, डीजल वगैरह।
और वो ब्लास्ट करना चाहते थे, मतलब पूरे उसको मतलब घर में ब्लास्ट करना चाहते थे। और इससे तो ये लगता है कि मतलब पूरी फैमिलीज को मतलब मारना ही चाहते थे, ठीक है। और उससे तो हमें कुछ पता भी नहीं चला, हमें तो बस जब गेट खुला, जब हमारी आंखें खुली तो हमने ये देखा कि आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, काफी धुआं था। हाँ बहुत धुआं था और आग से कुछ दिखा ही नहीं कि इधर है या कोई नहीं है। तो हमें अपने मतलब फैमिली मेम्बर को बचाने की कोशिश की और उसमें हमें बाद में पता नहीं चला कौन था कौन नहीं था। रात को वीटी आई थी और पुलिस मौके पर गई थी, तो उन्होंने सुबह आके थाने में दरखास्त दी है कि रात को हम मौके पर गए थे, मैं खुद मौके पर गया था, और पेंट से सारे घर के बाहर क्रॉस के निशान मार रखे काले पेंट से, और घर के अंदर घुसकर बरामदे के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल, साथ में पड़ा सोफा और टेबल, उसको आग लगा दी। तो मुकदमा दर्ज कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अमृतसर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने करीब 10 से 15 खून करने वाले एक आरोपी को काबू किया। उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। वहीं पिछले दिनों अमृतसर में हुई लूट की घटनाएं करने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश किया। ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀਗਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹ 'ਤੇ 28 ਪਰਚੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਸਬੂਤ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਤੋਂ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ 12 ਬੋਰ, ਦੋ ਛੋਟੇ ਵੈਪਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਦਾ, ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਦਾ, 31 ਬੋਰ ਦਾ, ਸੌਰੀ 9mm ਦਾ, 31 ਬੋਰ ਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਾਸਾ ਡੈਸਪਰੇਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਕੋਈ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਮੁਕੱਦਮੇ 28 ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 3 ਹੈਗੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸਿਸ, 8 ਹੈਗੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ IPC ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕੇਸ ਹੋਏ। ਹਾਲੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। 3 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਸੀਗੇ ਇਨਵਾਲਵ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰ ਸਪਲੈਂਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਲੇਡੀ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪਰਸ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਜੋ ਪਰਸ ਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਪਨ, ਕੁਛ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਿਆ, 3000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 4-5 ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਪਟਾੜੇ भी ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी ने फिर साधा जाटों पर निशाना। कहा, इस समुदाय के लोग नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई और जीते। सांसद ने किया खुलासा। 2 सांसद ने भी दी उन्हें चेतावनी। जाट आरक्षण को लेकर दी चेतावनी।
जो पूरे प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव, जो प्रजातंत्र की अहम कड़ी है, इसको देख करके बहुत सारी जो घटनाएं सामने आई हैं, जैसे खेड़ी तलोडा के अंदर सरपंच को, नवनिर्वाचित सरपंच को गोली मारकर एक ही बरादरी के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार से एक किसान को गोली मार दी, उसके परिवार से भी खानपुर गुआना के अंदर वो चुनाव लड़ रहा था। और खान मोहम्मदपुर में भी देखने में इसी प्रकार का दबाव आ रहा है कि उनको दबाव दे करके बिठाने की कोशिश की जा रही है और चुनाव से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। ये वही एक ही जमात के लोग हैं जो लोग कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको तो प्राइम मिनिस्टर भी अपना चाहिए, चीफ मिनिस्टर भी अपना चाहिए, जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्य और चेयरमैन भी अपने चाहिए, सरपंच भी गांव में अपने चाहिए। बाकी को तो इस देश में देश निकाले जैसी परिस्थिति अब तक बना के रखी हुई है। और जिसके विषय में वो बोल भी चुके हैं कि इस प्रदेश में या तो राजकुमार ही रहेगा या जाट रहेंगे। मुझे नहीं पता ये तालिबान की भाषा है या किसी क्रांतिकारियों की या आतंकवादियों की भाषा है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, इस दबाव के चलते अगर प्रजातंत्र की बुनियाद को धक्का लग रहा है, अगर प्रजातंत्र कहीं खत्म हो रहा है, तो मैं सभी प्रदेश देशवासियों से अपील करूंगा कि इनसे ना वोट मांगने की जरूरत है और ना इनको वोट देने की जरूरत है। ये मैं अपील इसलिए करने पर मजबूर हूं कि एक तलोडा खेड़ी के नवनिर्वाचित सरपंच बाहिर केस को जो गोली मारी, ये प्रजातंत्र का गला घोटना है और उसको सच्ची श्रद्धांजलि इसी बात की होगी कि यदि इनके उम्मीदवारों को शिकस्त मिली और दूसरे लोगों का मनोबल बढ़ा जीत के बाद। आज अगर किसी भी सेंट्रल जेल में जाकर के आप निरीक्षण करना चाहेंगे तो मैक्सिमम लोग इन्हीं के 302 के अंदर, 307 के अंदर मारपीट कर हत्याएं करने वाले लोग मिल जाएंगे, लूटपाट डकैती करने वाले लोग मैक्सिमम इनके मिल जाएंगे और रेपिस्टों का तो इनकी श्रृंखला इतनी लंबी है कि शायद अधिकार ही इन्हीं के पास है रेप करने का। तो मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र का विश्वास जनता की शर्म और लिहाज का प्रतिबिंब होता है। आज अपने देश के भाईचारे को जिस प्रकार से आरक्षण का लाभ पाने के लिए लोग प्रदेश के भाईचारे को खंडित करते हुए प्रदेश को बंद करने की, देश की राजधानी को बंद करने की इन लोगों ने काल लगाई हुई है, इस पर हमारे ओबीसी ब्रिगेड के लोग सब के सब को मैसेज जा चुके हैं कि कहीं भी कोई जबरदस्ती आपके साथ हो तो आप इकट्ठे होकर के मुकाबला करें। और मेरी अपील है, सरकार हमारी है कि सरकार ने कह भी दिया कि हम किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। अगर कोई जोर जबरदस्ती तानाशाही के माध्यम से किसी के हकों को चीट करना चाहेगा तो वो सरकार किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी और उनको करारा जवाब देगी। टकराव का माहौल नहीं बनेगा। टकराव तो ये लोग कर ही रहे हैं। अभी जिस प्रकार से लोगों ने पंचायतों के अंदर, बहुत सारे लोग आज हॉस्पिटलों के अंदर घायल हुए पड़े हैं, वो इन्हीं की मारपीट का नतीजा है। आज अगर कोई टकराव करता है तो यही लोग टकराव करते हैं, बाकी तो लोग अपनी डिफेंस करते हैं। और डिफेंस में जब 100 कमजोर लोग हो जाएंगे तो 2 दानिशमंद या 2 शैतान फिर छोटे पड़ जाएंगे जब जनता सामने आ जाती है। और हर दबाव का एक आखिरी स्टेज आ जाती है कि कहां तक दबना है। अब दबने की स्थिति बहुत लास्ट पॉइंट तक जा चुकी थी। अब इसके बाद दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ओबीसी ब्रिगेड कैसे निपटेगी इनकी दादागिरी से? ओबीसी ब्रिगेड का सिर्फ और सिर्फ एक मिशन है कि भाईचारे को
बचाए रखने के लिए अगर ये कोई सड़कें जाम करते हैं तो रास्ते दूसरों के निकालने के लिए कोशिश की जाए। किसी का शटर जबरदस्ती बंद करने की कोशिश करेंगे तो उसे सहयोग दिया जाए, उसकी इमदाद की जाए। कहीं फल दूध सब्जियों वाले की दुकानदारी को बंद करते हैं जिसका अगले दिन सारा नुकसान हो जाता है। फल दूध सब्जी एक दिन का ही खेल होता है। उनको सिक्योर करने के लिए उनकी दुकानें किसी भी कीमत पर बंद नहीं करने देंगे। और जहां कहीं भी रोड जाम करने की बात की जा रही है तो कोशिश की जाएगी कि रोड जाम अपने आप में खुले रखे जाएंगे कि किसी प्रकार से कोई रोड बंद नहीं होने दिया जाएगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सांसद आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा था, जो वर्ष बीता है वह योजनाओं को तैयार करने में लगा। ये वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष होगा। इस वर्ष से सभी योजनाओं पर कार्य शुरू होगा। इसी दिशा में करनाल नगर निगम ने डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते ई सेवा और टोल फ्री नंबर की शुरुआत की है। आज मकर संक्रांत के पावन अवसर पर सभी माननीय पार्षदगण और माननीय मेयर मल्होत्रा जी की कुछ सेवाएं आरंभ की गई। इनमें से प्रमुख है टोल फ्री सेवा, यानी आप बिना किसी पैसे का खर्च किए आप टोल फ्री नंबर हमारा है 1800-180-2700, जिस पे आपकी कार्यप्रणाली के संबंध में कोई भी शिकायत वो दर्ज करा सकते हैं। और इसमें हमने एक और प्रयास किया है कि कोई सुझाव भी देना चाहे वो भी दे सकते हैं। पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से कॉल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। 9 से 5 बजे तक ये बैंड टोल फ्री होगा और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग होगा। उसके अतिरिक्त हमने आज एक ई कियोस्क स्थापित किया है नगर निगम परिसर में। जो लोग घर में अपनी कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं देख पाते हमारे, तो उसमें वो टच स्क्रीन के माध्यम से, जिसे हम ई सूचना बूथ भी कह रहे हैं, वहाँ पे पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसमें जो भी हमारा टोकन लगता है उसका ट्रैकिंग भी सर्टेनली जानी जा सकती है कि उनकी फाइल का क्या स्टेटस है। और इसके अतिरिक्त आज हमारे ये बड़ा एक अहम दिन है कि हमारे नए ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण कार्य है। झूठी शान को लेकर हरियाणा में ऑनर किलिंग के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बार यमुनानगर में एक गांव में एक गैर बिरादरी में शादी होने के बाद गांव में हुई पंचायत में तुगलकी फैसला सुनाकर लड़का और लड़की के परिवार को जान से मारने की फरमान सुना डाला। यही नहीं, पंचायत के कुछ लोगों ने हथियारों के साथ लड़के के परिवार पर हमला भी कर दिया।
जैसे एक हाई कोर्ट में उन्होंने अपना शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारे को ख़तरा है और हमारे को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। उस बिहाफ पे हमने पहले उनके घर वालों की सूचना थी, उस आधार पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था कि लड़की कहीं चली गई है और उसके अदालत में बयान करवा दिए थे। बयान करवाने के बाद जो लड़की ने इच्छा जाहिर की कि मैं लड़के के साथ जाऊंगी जिसके साथ मेरी शादी हुई है, उसके साथ उसको भेज दिया था। और अब गांव में माहौल ठीक है, गांव में उनको दोनों पक्षों को समझा दिया है कि बच्चे बालिग हैं, बच्चों की मर्जी है, जहां मर्जी जाएं। दबाव बना हुआ है, उस सुरक्षा की दृष्टि से हमने दोनों तरफ जो है पीसीआर वगैरह लगा दिए हैं। दो पीसीआर हैं, मैं भी गांव में हूँ और एसएचओ भी गांव में है। लोगों को समझा बुझा भी दिया और वैसे माहौल अब काफ़ी पहले से बेहतर है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। लड़का लड़की कहीं और बाहर ही कहीं सेटल हैं, अभी उनका गांव में तो है ही नहीं। अब वो जहाँ चाहे वो वहाँ रह सकते हैं। की दृष्टि से 2 पीसीआर वगैरह लगा रखी हैं, एसएचओ है, मैं हूँ, और सुरक्षा की दृष्टि से तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माहौल अब शांति है, ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा की दृष्टि से इस चीज़ का एहतियात रख रहे हैं कि गांव में कोई किसी तरह का माहौल ऐसा पैदा ना हो, क्योंकि जो कानून के अनुसार बात बनती है वो उसके लिए हम भी बाध्य हैं। लड़के लड़की को हमने कह दिया था, बता दिया था भी अगर आप बाहर सुरक्षित जहाँ कहीं जाना चाहते हैं, वो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, हम अपने आप ही बाहर ही रहना चाहते हैं, तो वो बाहर रह सकते हैं। यदि वो ये पुलिस प्रोटेक्शन मांगते हैं तो फिर हम अपनी प्रोटेक्शन देने के लिए भी तैयार हैं। मामला तो ये हमारे 6 भाई थे जी, हम पूरा परिवार इन्हीं के। जवानी में बड़ा भाई मर गया था, उसके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे में हमने 1 किला ज़मीन का दिया इनको, भी इतने बच्चे जवान हो, इतना ज़मीन रख, जब बच्चे की शादी कर देंगे वो अपनी बांट लेंगे, ठीक है नहीं। तो ये काम कुछ नहीं करता था, बेला था अभी शादी के लिए। अगर हम शादी करना चाहे तो इन्हें नहीं करनी चाहिए। ये कितने भाई बहन थे? 2 ही थे, 2, एक लड़की थी, एक लड़का था। लड़की की हम शादी कर दी पिछले साल, इसकी भी करनी चाहिए, नहीं मानना, पहले मैं नहीं करता शादी, मैं नहीं करता शादी, मेरी तो हो जाएगी शादी अपने आप। हमें कहा भी बहुत, मगर तुम शादी कर ले अपनी, दोनों इकट्ठी कर देंगे, ये नहीं मानना जी। तो उसके बाद एक बार रोड़ा पड़ा था, भी स्कूल में जाते थे दोनों जने, लड़की भी लड़का भी, रोड़ा पड़ा था। ये कहने लगे भी अपने लड़के को समझा लो, भी ऐसे बात है। मम्मी कहा कोई बात नहीं, हम लड़के को समझाऊंगे, 3 साल पहली बात आई। तो अभी ये पता लगा मैं इस बात का, अभी दब गई बात, हमें था इस बात का भी दब गई है, हम तो इस बात का था भी ये बात दब गई, तो ख़त्म है कहानी। कल परसों हमारे पास पुलिस वाले आए, मंगलवार दिन पता नहीं बुधवार दिन आए जी, गाने गया ऐसे ऐसे बात है। हमें पता नहीं, लड़का उस दिन चला गया था यहाँ से, या तो उसको पता होगा या नहीं पता, हमें पता भी किस मसले से गया। 2 लड़के थे, लड़का वापस आया अगले दिन, वो वहीं रह गया। तो पता लगा गाँव वाले आए जी, ये कहने लगे इस तरह बात है, पर पंचायत इकट्ठी हुई भी लड़के न बुलाओ। हम कहें, हमें लड़के फ़ोन करे, लड़का कहने लगा मैं आ जाऊँगा, भी बयान इस तरह बात है, कहानी मेरी तुम बताओ। तो हमने बुलाया, वो कहने लगा मैं कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, जिस टाइम कहोगे मैं आ जाऊँगा। पंचायत में लड़का आया था ना? लड़का नहीं आया पंचायत में लड़का नहीं, ने कहा भी लड़के ने समझाओ, लड़की हमारी मान नहीं रही है। हम कहा भी लड़की ने तुम समझा दो, लड़की ने साफ जवाब दे दिया, मैं नहीं समझती, भी मैं जो उल्टा दबाव दोगे मैं जाहिर खाएगा मर जूँ। मैं हमारे लड़के ने कहा बोला कोई बात नहीं, हम कल कोर्ट में मिल लेंगे, वहीं बयान दे देंगे, और जो भी होगा थारे हम कह देंगे जो भी हम नहीं कर दे। लड़का 3-4 बजे के बाद लड़के ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, 4 बजे के बाद स्विच ऑफ कर लिया। वो कहने लगा मैं कल कोर्ट में आकर बात करूँगा, उसने ये बात कही। तो फिर रात में फिर ये लोग आए, हमारे पास धमकी दी ना, कहने लगे हम लड़के उन ठहलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी जनानियों रहने देने के, जो तुम लड़के के बयान नहीं बदलवाए। मगर मैं कहा अभी लड़की ने समझाओ, हम लड़के के बयान कल दवा देंगे। हमारे घर यहीं थी, घर पे आए थे 10-20 बंदे, इन्हें यहाँ धमकी दी मारते। तो 10-20 बंदों की पहले पंचायत हुई थी? हाँ, 10-20 बंदे सारे ये थे यहाँ पे, गाँव के, हमारी बिरादरी के भी थे, इनकी बिरादरी के भी, हमें भी इकट्ठे करे थे। वो कहने लगे भाई ऐसी बात नहीं बोल लो, बीच में तो 9 बड़ा भी साहब की बात करो। कहने लगे हम ये करवा देंगे, जो नहीं लड़का मानना था ये कर देंगे। हमने कहा यार दोनों को मार देना, ये दोनों को मार देना, नहीं तो अपने लड़की तुम समझाओ, अपनी लड़की ने समझो, दोनों घर फंस जाएंगे, ऐसा काम कर लो भी दोनों का बचाव हो जाएगा।
ये कहना ना लड़के के बयान दो, तो हम लड़की के तो कोई बात नहीं, हम ना भी करो तो चल जाएगा काम। धमकी है दी भी तुम्हें जान से मार देंगे हम, जब तारे परिवार में ख़त्म कर देंगे, तो हमें रह नहीं देंगे गाँव में, ऐसी बातें हमें बोल ही नहीं। इसके बारे में कल इन्होंने क्या कराया, कल हमारे जमनगर मेरा भाई रहता है छोटे वाला, उनके वहाँ से इन्हें पिस्तौल जनानी के साथ बदतमीज से बात करी, कार्य परिवार तेरे घर ने आग लगा देंगे हम यहाँ पे। अकेली जनानी थी घर, वहाँ मजदूर लगे थे, मजदूर बाहर खड़े, बल्कि वहाँ देखे ना भी क्या ड्रामा होया, पहचानते भी हम मजदूर हो, धमकी दी इन्हें। और वही बहुत बोला इसमें रात को हम कोठी में आग लगा के जाएंगे यहाँ कर ले, अरे इनको तोड़ फोड़ करिए और सामान इधर उधर फेंके सारा। 8-9 बंदे, तीन मोटरसाइकिल में थे वहाँ पे। कौन नाम करता नाम कर पाए, जो जनानी जानती नहीं ना, उन जनानी ने पहचान उन बंदों की उपछान कर ली थी, जो सामने आएंगे उपछान कर लेगी। तो उसके बाद आपने कोई पुलिस में हमें एप्लीकेशन दी, हम डीएसपी के साहब के पेश हुए, एसपी के साहब का भी यहाँ जठराने भी हमें कंप्लेंट करी है, भी हमें सिक्योरिटी चाहिए जी, हमें खतरा है जी इन लोगों से। हमें रात से कंप्लेंट करी तो हमारे रात को हमारा पैर दिया, दोनों चड्डे हमारे थे स्पोर्ट के लिए। हाँ इकट्ठे पढ़ते थे, ये पहले इकट्ठे पढ़े 3-4 साल पहले। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे तमाम खबरों के साथ। जीवा आयुर्वेद लाया है आपके लिए कुछ विशेष उत्पाद। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश, हनी व एलोवेरा जूस, जोड़ों के दर्द के लिए पेन काम ऑयल, बालों को स्वस्थ व सुंदर बनाने के लिए ब्लैक पर्ल व नीम शैम्पू, महिलाओं में मासिक स्राव, हार्मोन्स और फर्टिलिटी को संतुलित रखने के लिए नारी सखी कैप्सूल्स, त्वचा के प्राकृतिक निखार व सुंदरता को बढ़ाने के लिए फेयरनेस किट, रोज वाटर प्लेन, सैफ्रॉन व टर्मरिक क्रीम। तो आज ही जीवा आयुर्वेदा के इन उत्पादों को अपनाएं और अपना जीवन स्वस्थ, सुंदर व सफल बनाएं। लॉग ऑन करें store.jiva.com या संपर्क करें अपने नजदीकी रिटेलर पर। क्या आपको है कोई सेक्स समस्या और आप हो गए हैं निराश? घबराइए नहीं, तुरंत आए गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, सेक्स एंड हार्मोन सेंटर और बनाए अपने जीवन को सुखद व खुशहाल। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड। भारत का पहला ऐसा क्लिनिक जहां होता है पुराने से पुरानी बीमारियों का गारंटीड इलाज, वो भी आयुर्वेदिक विधि से। मायूस रोगियों के लिए आशा की नई किरण। ISO 9001:2008 सर्टिफाइड क्लिनिक। संपर्क करें लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास, शकरपुर, नई दिल्ली। हेड ऑफिस रेलवे रोड निकट 5 नंबर थाना गोल चक्कर के पास, NIT फरीदाबाद। ब्रांच ऑफिस जीवन नगर, गौंची रोड, सेक्टर 55, फरीदाबाद। 24 hours helpline number 9289911911। ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर 1800-200-6062। देश विदेश में मौजूद व्यक्ति भी फोन पर सलाह लेकर आसानी से डाक द्वारा दवाई अपने पते पर मंगवा सकते हैं। गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, दाम्पत्य जीवन में लाए मस्ती की बहार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंचायत चुनाव इस बार भी शिक्षा पर बुरा असर डाल रहा है। ऐसी स्थिति में विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लग जाने के कारण बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है।
ऐसा है जी, इस मामले में सरकार का और विभाग का कोई तालमेल नहीं है आपस में। जो डेट शीट विभाग ने जारी की वो बहुत पहले जारी की गई, उसके बाद इलेक्शन आ गए। इलेक्शनों में टीचर्स की ड्यूटी ARO, RO की पहले भी रही हैं और अब इलेक्शन करवा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सिलेबस भी पूरा नहीं हो पा रहा, बच्चों का रिवीजन नहीं हो पा रहा, और मंथली टेस्ट ऑनलाइन होता है। ये एक रिकॉर्ड बनता है। जब बच्चे की तैयारी नहीं हो रही तो रिजल्ट क्या होगा उसका। उसके बाद सरकार के द्वारा ही प्रचार किया जाता है भाई टीचर काम नहीं करवा रहा। इसमें हमारा ये कहना है, सही बात है कि पीछे गेस्ट टीचर नहीं थे, आज भी स्कूलों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में पोस्टें खाली हैं, और ऐसी परिस्थिति में जहां पोस्टें भरी हुई हैं थोड़ी बहुत, वहां एग्ज़ाम ले रहे, इलेक्शन ड्यूटी पर टीचर गया हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा मानना ये है कि अब एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके और अगले महीने एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि बच्चों की तैयारी भी हो जाए। और विभाग को इस बारे में पत्र जारी करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति जब टीचर भी नहीं है, बच्चों की तैयारी नहीं है, तो कोई रिस्पॉन्स बच्चों का ऐसी परिस्थिति में आने वाला नहीं है। अब तक क्लियर नहीं हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि जो एनुअल जो सिलेबस है वो इससे बाधित होगा? बिल्कुल बाधित होता है। एनुअल सिलेबस तो खासकर सेमेस्टर की वजह से भी, और फिर जिस तरह से बीच बीच में कभी इलेक्शन आ गया, कभी कुछ हो गया, तो बच्चों के सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाते, और ओवरऑल एजुकेशन का स्टैंडर्ड डाउन होने का ये सबसे बड़ा कारण है कि रिवीजन तो दूर की बात है कि बच्चों का सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता। तो जो रिजल्ट कम आते हैं गवर्नमेंट स्कूलों का, इसका मेन कारण ये भी है, आप मानते हो? बिल्कुल मेन कारण है। मेन कारण तो इसके फैक्टर तो कई हैं। RTE फैक्टर है सबसे बड़ा, जो नीचे से बच्चे को मतलब पूरी तरह से छूट दे दी गई, उससे क्वालिटी डाउन हुई है। दूसरा सेमेस्टर सिस्टम है। तीसरा गैर शैक्षणिक कार्यों में टीचर्स की लगातार ड्यूटियां रहना, ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इन सब के चलते बच्चों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर बीच में कभी मतलब एग्जाम हो रहे हैं, साथ के साथ गेम हो रहे हैं, साथ के साथ दूसरी एक्टिविटीज बच्चों की चली हुई हैं, तो बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता और रिजल्ट सफर करता ही है ऐसी परिस्थिति। इस बार दिसंबर और जनवरी का जो एग्जाम है वो इकट्ठा हो रहा है, और दिसंबर में कुछ जो काम करवाया गया वो है, और साथ में अब ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इलेक्शन के कारण हमारे टीचर सभी स्कूलों में नहीं जा पा रहे। इलेक्शन ड्यूटी थी पहले कैथल ब्लॉक के लिए थी, अब पुंडरी ब्लॉक में या राजन ब्लॉक में लगी हुई है। फर्क पड़ता है इससे, लेकिन फिर भी सिलेबस जो किया हुआ है उसमें से मतलब पेपर बच्चे हल कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिलेबस नहीं किया गया। अगर हम पूरे साल की बात करें तो साल का भी सिलेबस जो है पूरा नहीं हो पाएगा, जिस हिसाब से छुट्टियां रही हैं, ड्यूटी रही है, टीचर्स की कमी रही है। उसमें आपकी तरफ से क्या कदम उठाया गया है कि बच्चों का जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो? हमने सभी प्रिंसिपल्स को निर्देश दिए हैं कि वे जैसे अब इलेक्शन की वजह से दिक्कत आई है तो इनका सिलेबस पूरा करने के लिए बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगाएं और उनको उनका सिलेबस पूरा करवाएं। अंबाला में नगर निगम का दस्ता कैंट की पुरानी सब्जी मंडी में हुए अवैध कब्जों को हटाने पहुंचा, लेकिन नेताओं की राजनीति के चलते फिर से निगम का दस्ता बिना हटाए ही वापस चला गया।
हुआ था कि इस बाजार को तोड़ने से पहले इस बाजार में डिमार्केशन की जाए, जबकि डिमार्केशन करने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया। कल हम लोगों को वहाँ कमेटी में बुलाया गया और हमें एक आ गया डिमार्केशन हो गई है और हम कल तोड़ने के लिए आ रहे हैं। 15-15 फुट का इन्होंने हमारे को नोटिस दे रखे हैं। सकूजा आइसक्रीम वाले की दुकान है, 6x6 की दुकान है उनकी, जब उनको नोटिस जो आया हुआ है वो 6x15 का नोटिस आया हुआ उनको। राजाराम हलवाई की दुकान है, उनका जो फ्रंट है 8 फुट 8 डिमार्केशन नहीं हुई सर, कोई डिमार्केशन नहीं हुई है सर। मंदी पे मेरी भी शॉप है सर, इस बाजार में शॉप है मेरी। हमारे पास 1960 की एक रजिस्ट्री है सर, ये 1960 की। ये बीच में इन्होंने ड्रेन शो कर रखा है, ये ड्रेन है, ड्रेन से ऊपर 8 फुट आगे तक की रजिस्ट्री हो रखी है सर। ये वाली जो रजिस्ट्री है 1960 की हुई है, इसी बाजार की दुकानों की है रजिस्ट्री। ये जो नगर निगम की तरफ से हटाए जाने का जो बनाया गया था, उसमें यहाँ की जो स्थानीय एसोसिएशन है मार्केट एसोसिएशन, उन्होंने एक आपत्ति की कि जी हमारा डिमार्केशन नहीं हुआ है और अपेरेंटली ऐसा लगा कि डिमार्केशन प्रॉपरली शायद नहीं किया गया। तो निर्णय ये किया गया कि अब मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं उनके साथ ही फिजिकल डिमार्केशन करेंगे। अगर किसी के पास कोई दस्तावेजी सबूत है तो उसको पूरा करने के बाद वी विल मार्क आउट द एरिया विच इज अंडर एनक्रोचमेंट, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डिमार्केशन अभी शुरू हो जाएगी, शुरू हो चुकी है, इट इज स्टार्टेड नाउ। निश्चित तौर पर जी डिमार्केशन के बाद ही इसको तोड़ा जाएगा, जो ड्यू प्रोसेस है दैट विल बी डन। कोर्ट के आदेश नहीं है, पर्टिकुलर इस बाजार के बारे नहीं है। जो कोर्ट के आदेश हैं ये आज के नहीं हैं, पुराने हैं। और उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ने और प्रशासन ने यहाँ के दुकानदारों से बैठ के बात तय हुई थी कि जो एनक्रोचमेंट्स ज़रूरी हैं वो दुकानदार हटा लें, और दुकानदारों ने वो एनक्रोचमेंट्स इस पर्टिकुलर बाजार के, है ना, सब्जी मंडी जिसको हनुमान मंदिर वाला बाजार कहते हैं, और डिप्टी कमिश्नर और प्रशासन पूरी तरह इस बात के लिए वो संतुष्ट थे। और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने इस बाजार का एफिडेविट दे दिया था कि यहाँ इट्स ओवर, द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड। सो अब ये नई बात हुई है। हम प्रशासन से सिर्फ इतना कहते हैं कि कोर्ट के आदेशों की पालना होगी, लेकिन उसको ठीक से देख लें। जो दुकानदार कहते हैं कि इन ऑर्डर्स में जो टाइप्ड उसके ऑर्डर हैं, नीचे से वो हस्तलिखित है किसी का कि ये भी इंक्लूड है, ये कोर्ट के ऑर्डर्स में ये बाजार नहीं है। और जहाँ पर जो लक्ष्मण रेखा उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ने और प्रशासन ने दुकानदारों को दी थी, दुकानदार वहीं हैं। अगर उससे आगे वो बड़े हैं तो वो आके दिखा दें, तो फिर अभी हटा लेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। राजनीति का शिकार हो रहे हैं लोग? नहीं, कुछ नहीं, गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। और मंत्री जी को चाहिए कि बीच में शामिल हैं डायलॉग के। जब दुकानदार किसी फैसले के लिए रेडी हैं और वो अपनी मर्जी से एनक्रोचमेंट हटाते हैं, जल्दबाजी में उनका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तोड़ फोड़ जब मशीन चलती है वो पूरे ढांचे को हिला देती है। और ये दुकानदार बहुत छोटे दुकानदार हैं, ये ऐसे परिवार हैं जो सुबह खाते हैं, कमाते हैं, शाम को बच्चों को खिलाते हैं। ये हमारा जो है ना आधार है कि इस आधार पे इनके साथ सिंपैथेटिकली जो बात मुनासिब है, डायलॉग से, बातचीत से और मौके पर जाके देख के पूरे आश्वस्त होके फिर हमें कोई फैसला तोड़फोड़ करनी चाहिए। और तोड़फोड़ भी बड़ी मशीनों से नहीं करनी चाहिए। जितना ज़रूरी है वो पहले मौका तो उसको दिखाओ कि ये ज़रूरी है। बाज़ार पूरा इकट्ठा है, इस बात के लिए सहमत है, वो अपने आप हटा देंगे। अव्वल तो ये बाज़ार तो हटा ही चुका है। प्रशासन को जो देखना चाहिए, जो मैं जिस कपड़े में नहीं पढ़ना चाहता, और मेरी ये दुकानदारों से भी अपील है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रविंद्र बाबू जी, वो कांग्रेस के ही हैं। मैं उनसे कहा कि आप इस्तीफा दो। ये देखो, ये बस ये डिवाइडर बन गया, फिर भी रोड ब्लॉक है। रोड ब्लॉक होने का कारण एक ही है कि ट्रैफिक, बहुत से दुकानदारों के कारें यहाँ लगा खड़ी करती, जो कि उचित नहीं है। दुकानदार को यहाँ इस थिक बाजार में अपना व्हीकल खड़े करने का कोई राइट नहीं है। और रेडियाँ जो है ना, जो दुकानदार अपनी फीस और लेके किसी और किराएदार को आगे बढ़ा देता है, उससे भी ट्रैफिक रुकता है। तो ये भी जो है ना, इनके चलान करो, वो गलत है। वो
ये तो रजिस्ट्री इनके पास तो है, अब उनके पास क्या है वो भी दिखाएं ना, इनकी तसल्ली नहीं करानी। जाके इतनी बड़ी मशीन ये खड़ी कर दी और ये गिराएगी 1 फुट, हिला देगी सारी दुकान को। दुकान टोटल है कितनी? जो आज इनकी दुकानों की गहराई है 7-8 फुट। तो आज की कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी? नहीं दी, मैं कोई नहीं रोकने वाला। हम कहते हैं मेरिट पे कार्रवाई, कोई बाधा नहीं करेगा कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ। हम ये बात नहीं कहते कि हम कार्रवाई नहीं होने देंगे, हम कहते हैं थोड़ा सा इसको देख के करो, जो बात ठीक है वही करो, हम इससे फालतू कुछ नहीं कहते। हाँ जी, मैंने बात की है सबसे। मैंने जो है तोमर, मिस्टर तोमर, यस, एक्शन से बात हुई है मेरी। क्या बोल रहे थे? मैं डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में भी लेके आया हूँ, हालांकि डिप्टी कमिश्नर का सब्जेक्ट नहीं है, पर अल्टीमेटली वो हेड है। तो क्या बोल रहे? वो कहते नहीं, हम जाति नहीं करेंगे कोई भी। और कमिश्नर ने मुझे कहा है कि मैं अपना बंदा भेज रहा हूँ, लाओ देखते हैं। कुरुक्षेत्र के गांव दानीपुर की युवती मोनिका ने गांव और परिवार के विरोध के चलते हुए बिना दहेज की शादी की, जिसने न सिर्फ दहेज देकर शादी करने का विरोध किया बल्कि समाज के सामने एक अनूठी मिसाल भी कायम की है। बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा संदेश दिया उन्होंने। हम इनकी बात के ऊपर सहमत हैं। और बेटियां ऐसे करेंगे तो बहुत बढ़िया है, बेटियों को सम्मान देना चाहिए। आज जो उन्होंने बहुत बढ़िया किया उन्होंने जी, हम उस पर सहमत हैं। हम उनको अच्छे रिस्पॉन्स दिया उन्होंने बिना दहेज के। अगर ये प्रथा चले तो बहुत बढ़िया है। दहेज लोगियों पर मुँह में तमाचा लगे, वो उसकी तरफ जाग भी ना सके। अगर बेटियां ऐसी सारी करें ना तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को आएगी, किसी भी तरह की। हम उनके साथ हैं। ऐसा जो लड़की मोनिका ने जो काम किया ना, कदम उठाया है, ये बहुत बढ़िया कदम उठाया है। हम भी अपनी बेटियों को ये समझाएंगे, आगे भी आने वाली जो पंचायत बनेगी हम उसमें भी ये रखेंगे। जो लालची हैं दहेज के भी, इनको पीछे हटाओ और बेटियों को अपने आगे ले आओ। जो बेटी ने मोनिका ने जो कदम उठाया है, बहुत सराहनीय काम किया इसने, अच्छे मतलब रिस्पॉन्स किया इसने काम। गाँव में इस चीज़ की बड़ी खुशी है भी हमारे गाँव की बेटी ने एक ऐसा बढ़िया कदम उठाया जो कि दहेज के खिलाफ चली, दहेज लोभियों के ऊपर मुंह पे तमाचा मारा। हम इसके ऊपर बड़ी खुशी है सारे गाँव वालों को है। और हम परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरी दीदी है, डैडी हैं, दादी जी हैं। मेरी दीदी ने शादी की, आज हम बहुत खुश हैं। तो जिस प्रकार से मोनिका आपकी सिस्टर हैं, तो पूरे घर की जो भागदौड़ है क्या वो संभालते थे, कैसे करते थे? हाँ जी, इन तीनों सदस्यों ने हमारे घर को इतने आगे पहुंचाया कि हम आज अच्छी रोटी खा रहे हैं। मोनिका एक सुसंस्कृत लड़की थी। बचपन से ही वो बहुत मेहनती थी और पूरे निष्ठा से बच्चों के साथ घुल मिल कर प्यार से रहती थी। बच्चों जब थोड़ी सी 7वीं 8वीं में हुई तो अपने से छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी और इस प्रकार उसके अंदर आत्म सम्मान और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो क्या विचारधाराएं थी उसकी? वह अपने साथ में पढ़ने वाली लड़कियों को समझाती थी और बिना दहेज के शादी लेने का संकल्प बार बार दोहराती थी। इस प्रकार बचपन में ही उसने ठान लिया था कि मैंने जो शादी करनी है बिना दहेज के करनी है। इस प्रकार के विचार हमने उसके द्वारा कई बार सुनाई दिए हैं। एक घटना बचपन में उसके जीवन में घटी थी कि बचपन में ही उसकी माता की अचानक मृत्यु हो गई थी और जिससे स्वाभिमान उसके अंदर बढ़ चढ़कर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था। ये दुखद घटना अचानक ही हुई थी और उसने सारा घर माता पिता अपने भाई के साथ और पिता के साथ, दादी के साथ पूरे अच्छी तरह से अपना घर संभाला हुआ था। तो पढ़ाई लिखाई में किस तरह की थी? पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से वो तैयारी करती थी। घर पे जाकर के गृह कार्य करना, स्कूल में अध्यापकों का सम्मान करना और अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, इस प्रकार उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था और वह अनेक प्रतियोगिता में उसने भाग लिया। स्कूल की सांस्कृतिक प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी और गुरुओं का मान सम्मान करना, छोटे बच्चों का
प्यार देना, इस प्रकार उसके अंदर अनेक गुण हमने बचपन से ही मिले हैं। जिस प्रकार से अभी मोनिका ने शादी की है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोनिका ने अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का और पूरे गांव का नाम रोशन किया है। उसने दहेज लोभियों को ललकारा है और उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा मारने का काम किया है। तो आप कैसा फील कर रहे हो आज? आज हम एक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हर परिवार में एक ऐसी बेटी हो जो स्वाभिमान से अपना जीवन जी सके, अपने निर्णय स्वयं ले सके, ताकि उसका जीवन सुख और शांति से व्यतीत हो। जी जैसे आजकल देश के मतलब लोग एक दूसरे के प्रति मतलब देश में फंसे हुए हैं लोग, तो आजकल के एजुकेशनों पे खर्चे हैं। जैसे बेटी को अच्छे संस्कार यदि हम एजुकेशन देते हैं तो उन्हें देश देने की जरूरत नहीं है। बाकी यदि हमारी गुड़िया सही है, हम सामाजिक विचारधारा में अपने हिसाब से रहते हैं, तो हमें इन सामाजिक बुराइयों को त्यागना चाहिए। और खाली बातों से कुछ नहीं होता कि भी हम कहें भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन सामाजिक लुटेरों ने, दहेज लोभियों ने ही माँ बाप को मजबूर करके भ्रूण हत्या और ऐसे कदम उठाने के लिए। तो जिस प्रकार से पता है कि पहले मोनिका ने दहेज लोभी 2 रिश्ते ठुकराए हैं सिर्फ दहेज के चक्कर में, इसके बारे में क्या मामला है ये वाला? बस ऐसा ही जी, यहाँ समाज है जो पिंडा के अंदर मतलब गांव के अंदर हमारे जो कुछ एरिए हैं ये समाज में, जो हम खास तौर पे जाट वर्ग हैं, कहाँ पंचायतें हैं, तो ये एक दूसरे की जाति में भी शादी के खिलाफ हैं। और यहाँ ये चाहते हैं भी मतलब हम सब बुराइयां करके और बेटी को बसा सकते हैं। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि हम देश दे के हमारी बेटी बच सकती है। तो हमने इस चीज़ को प्राथमिकता दी कि हमारी बेटी पढ़े लिखे। मैं एक छोटे किसान परिवार से हूँ, थोड़ी ज़मीन है, तो इसमें हमने यही कोशिश करी कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं और वो एक अच्छा अपने पसंद का मतलब लड़के से शादी करें, तो वहाँ उसके रिश्ते करें। तो उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं लेना था, मौका है तो उन्होंने कहा हम 400 बराती लेके आएंगे। तो अट टाइम उन्होंने दहेज की मांग रखी, तो लड़की का मैंने नहीं करवाना, मैं भी इसके खिलाफ था। और फिर दूसरी जगह रिश्ता किया, उन्होंने अट टाइम कहा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, अंगूठी सोना चाहिए चांदी चाहिए। तो वहाँ भी हमने कहा जो बेटी के एजुकेशन में 8-10 लाख रुपए लगाए, ये दहेज है, ठीक है, हमारी बेटी आपको कभी तंग नहीं करेगी, ठीक है जी बात है। एक परिवार में एक अपने सिस्टम से एक संस्कार के हिसाब किताब से रहेगी। अब 10 लाख रुपए तो दे दें दहेज में, और लड़की के संस्कार ठीक ना हो तो 10 लाख रुपए बेटी को नहीं बचा सकते जी। तो अभी मोनिका की शादी कहाँ पर हुई है और कैसे हुई है? अभी जीरकपुर में हुई है जी। बहुत बड़ा संपन्न परिवार है। तो 2 ब्रदर हैं जो अपना जमाई है जी, मतलब इटली पक्के हैं, पूरी फैमिली इटली है। तो उनका फादर दा लाउस है, तो बाकी उन्होंने बिल्कुल 1 रुपए का हमारे से दहेज नहीं मांगा। मेरे पास 20 रुपए थे जिस दिन वो आए यहाँ रिश्ता मांगने, तो मैंने कहा भाई 20 रुपए है भाई, मेरे पास तो आज 20 हैं, अभी अपने साथ लेनी, थोड़े दिन रुकोगे तो मैं आपका रोटी पानी का इंतजाम करूंगा। तो बोले कहन जी भाई 20 में ही सर जाएगा बस, और 20 रुपए में ही करेंगे, तो सर गया बस, 20 भी बच गया अपने। तो गुरुद्वारे में अपने आनंद कार्य करवाए और लड़की खुश है। मैं गया उधर रोज, बिल्कुल मतलब बहुत बढ़िया जगह, आप जाके मिल सकते हो परिवार से। अभी MA फर्स्ट ईयर कर रही है। ओके। हाँ जी, BA करके वो MA फर्स्ट ईयर कर रही है। बस जी परमात्मा का शुक्र है और वाहिगुरु जी की बड़ी कृपा है जी। और मतलब भगवान के इतने मतलब मैं सोच नहीं सकता था भी आज मेरी फ्रंट पेज पे न्यूज आएगी, और आप जैसे भाई मेरे घर आके मतलब आज हरियाणा न्यूज वाले, मतलब आपका बड़ा धन्यवाद है। और आप मतलब आज मेरी न्यूज एक सच्चाई के लिए लग रही है, यानी 1 करोड़ रुपए दिया तो मैं शादी में लगाता तो मेरी न्यूज ना लगती। तो आपका जैसे लड़का है विशाल, इसके बारे में भी आपने क्या सोचा है? ऐसे जिसको अब ये पढ़ रहा है तो पढ़ लिख के चलो कुछ हर कोई सोचता है हमारे बच्चे कामयाब हों, अच्छी राह पे चले, कोई काम करे, कभी रिश्वत ना ले, बुरा कार्य ना करे, दूसरे की दी बेटी को अपना समझे। कभी इनकी शादी हो तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा शादी में, वही
वैसे ही शादी होगी, मतलब मीठे चौलों पे ही शादी होगी। वो नहीं है कि हम इनसे कुछ लेंगे, मैं कुछ भी बन जाऊं, जब हिंदुस्तान का शहंशाह बन जाऊं, कुछ नहीं बने, मतलब सुन बेटी लेनी है अपन एक अच्छी। ये बोलो जी बिना दहेज के। हाँ जी, बिना दहेज की बिल्कुल कोई मतलब नहीं, किसी तरह का 1 रुपया नहीं लेंगे, ये वादा है मेरा आपसे भी, और परमात्मा को मैं साक्षी मान के, मैं भगवान को मान। फिलहाल खबर हरियाणा में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।